उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। क्या हुआ है जोसेफ, क्या हुआ है? जवाना ने परेशान होते हुए कहा। उसके जहन में जोसेफ को हालत और उसकी बातें सुनकर यही ख्याल आया था कि इस लकड़ी के धुएं ने जोसेफ के जहन पर कोई गलत असर कर दिया है। इस बदबख्त औरत सुसन ने बॉस को अपाहिज करके हमेशा के लिए माजूर कर दिया है। ओह गॉड, काश बॉस की बजाय मेरे साथ ऐसा हो जाता, जोसेफ ने कहा तो जवाना के चेहरे पर पहले से ज़्यादा तशवीश के आसार उभर आए। क्या मतलब? मास्टर कैसे माजूर हो सकता है? क्या हुआ है? मुझे तफसील से बताओ, इस बार जवाना ने चीखते हुए कहा। बॉस एक औरत सुसन की कैद में है जिसका ताल्लुक किसी ब्लैक शैडो नामी तंजीम से है। वो एक कमरे में मौजूद है और व्हील चेयर पर बैठा हुआ है। मैंने उसके जहन को टटोल लिया है। बॉस को मालूम है कि इस औरत ने कोई ख़ास इंजेक्शन लगाकर बॉस की टांगों को हमेशा के लिए मासूर कर दिया है, लेकिन बॉस को खुद भी मालूम नहीं है कि वो कहाँ है और ना ही वो औरत सुसन सामने आई है कि मैं उसके जहन में दाखिल होकर इस जगह मालूम कर लेता। लेकिन इतना मालूम हुआ है कि बॉस से बर्मन के इलाके में ही। जोसेफ ने चट्टान से नीचे उतरते हुए कहा। ओह, मास्टर जिंदा है, यही अच्छी बात है। बाकी रही माजूरी तो इसका इलाज हो जाएगा, तुम फिक्र मत करो। दुनिया में ऐसी कौन सी बीमारी है जिसका इलाज ना हो सकता हो? जवाना ने कहा तो जोसेफ का बिगड़ा हुआ चेहरा भी नॉर्मल होने लग गया। अब इस ब्लैक शैडो को तलाश करना पड़ेगा, इसके किसी आदमी को। जोसेफ ने कहा, इसकी फिक्र मत करो, लॉशन लाजमन ब्लैक शैडो के बारे में जानता होगा। एक बार उसके बारे में मालूम हो जाए फिर हम खुद ही मास्टर को इसकी कैद से आज़ाद करा लेंगे। आओ चलें, जवाना ने कहा और तेज़ी से मुड़कर कार की तरफ बढ़ गया। डेसी एक छोटे से कमरे में मौजूद एक कुर्सी पर बैठी हुई थी कि सामने मौजूद मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी और उसी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। यस, मैडम, डेसी ने इंतहाई करख्त और सर्द लहजे में कहा। ऑर्नल्ड बोल रहा हूँ मैडम, ब्रिस्बेन से। तो उसी तरफ से एक मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। यस, क्या रिपोर्ट है? मैडम, डेसी ने उसके सर्द लहजे में कहा। मैडम, पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस ने यहाँ के एक आदमी अलेक्जेंडर मैकमिलन से रब्ता कायम किया है और मैडम, एक इंतहाई हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ है कि मैकमिलन पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस के लिए यहाँ फॉरेन एजेंट के तौर पर काम करता है और उन्होंने खुफिया तौर पर कोई ऐसा सेंटर बनाया हुआ है जिसमें खसूसी रेस के ज़रिए वो इमरान को ट्रेस कर सकते हैं। ऑर्नल्ड ने कहा तो मैडम, डेसी चौंक कर सीधी हो गई और उसके चेहरे पर दिलचस्पी के तासुरात उभर आए। कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? वो स्पेशल डेक्टाफोन तो ज़ाया कर दिया गया था, फिर कैसे मालूम हुआ? मैडम ने पूछा। मैडम, जैसे ही स्पेशल डेक्टाफोन ज़ाया हुआ मैंने फ़ौरन इस कोठी पर डेक्टाफोन पहुंचा दिया। उसके बाद ये लोग अपने चीफ के हुक्म पर इस मैकमिलन से एक होटल में जाकर मिले। मैकमिलन ने उन्हें एक और जगह का पता दिया। मेरे आदमी उनकी निगरानी कर रहे थे। जब हमें उस जगह का इल्म हुआ तो मैंने फौरी तौर पर वहाँ भी डेक्टाफोन पहुँचा दिया। हालांकि इस कमरे को साउंड प्रूफ बनाया गया था, लेकिन खुसूसी इंतज़ामात की वजह से मेरा काम हो गया। इस तरह के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू हम तक पहुंच गई और मैंने उसे टेप कर लिया है। उससे पहले इनके चीफ से जो गुफ्तगू हुई वो भी टेप शुदा है। अगर आप इजाज़त दें तो मैं दोनों टेप्स आपको सुना दूं, ऑर्नल्ड ने कहा। सुनवाओ, मैडम, डेसी ने कहा और फिर चंद लम्हों की खामोशी के बाद गुफ्तगू का आगाज़ हो गया। ये गुफ्तगू जूलिया और सीक्रेट सर्विस के चीफ एक्सटिव के दरमियान हो रही थी। फिर कुछ वक्फे बाद मैकमिलन और जूलिया के दरमियान गुफ्तगू होती रही और उसके बाद मैकमिलन और एक्सटिव के दरमियान और आखिर में मैकमिलन और जूलिया के दरमियान तफसील से गुफ्तगू हुई। मैडम, डेसी खामोश बैठी ये गुफ्तगू सुनती रही, फिर फ़ोन पर खामोशी तारी हो गई। हेलो मैडम, आपने टेप सुन ली है? चंद लम्हों की खामोशी के बाद ऑर्नल्ड की आवाज़ सुनाई थी। हाँ, ये सेंटर कहाँ है, क्या तुम्हें मालूम है? मैडम, डेसी ने इसी तरह सर्द लहजे में पूछा। नहीं मैडम, मैंने इस बारे में सुना भी पहली बार है, ऑर्नल्ड ने जवाब दिया। इन नेग्रूज जिनका नाम जोसेफ और जवाना है, उनकी निगरानी कर रहे हो? मैडम, डेसी ने पूछा। नहीं मैडम, ये तो गैर अहम लोग हैं। असल काम तो पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस ने करना है। मैं उनकी साइंसी तौर पर सख्त निगरानी कर रहा हूँ, ऑर्नल्ड ने जवाब दिया। ठीक है, तुम निगरानी जारी रखो, लेकिन जैसे ही ये लोग इमरान को ट्रेस करें हमने फौरी तौर पर मुझे इतला देनी है ताकि मैं उनसे पहले इमरान को अपने कब्जे में कर लूं और इस तंजीम से जिसने इमरान को हमारी तहवील से निकाला है और हमारी लेबॉर्ट्री तबाह करके फार्मूला हासिल किया है तबाह और बर्बाद कर दूं।
और फार्मूला भी इससे वापस हासिल कर लूँ, वरना ये लोग इमरान को लेकर फ़ौरन वापस पाकिस्तान चले जाएंगे और हो सकता है ये इस फार्मूला को भी साथ ले जाएं। मैडम डेसी ने तफसीली हदायत देते हुए कहा, लेकिन मैडम आपने सुना होगा कि इमरान का अगर फौरी इलाज ना हुआ तो वो हलाक भी हो सकता है और हमें इस इलाज के बारे में तो कोई इल्म नहीं है, इसलिए क्यों ना इस मैकमिलन को अगवा कर लिया जाए और इससे इस सेंटर के बारे में मालूम करके वहाँ खुद कब्जा करके इमरान को ट्रेस किया जाए और फिर इस मैकमिलन की मदद से इमरान का इलाज कराया जाए। इस तरह पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस मैकमिलन की वापसी का इंतज़ार करती रह जाएगी और हम अपना काम मुकम्मल कर लेंगे। ऑर्नर ने कहा, गुड, अच्छी तजवीज़ है, इस तरह हम खुद भी सारा काम कर लेंगे। मैकमिलन इस वक्त कहाँ है? मैडम ट्रेसी ने पूछा। वो इस वक्त एयरपोर्ट पर मौजूद है और चार्टर्ड तैयारे से कॉर्मन जाने वाला है। ऑर्नर ने कहा, इसका हुलिया तफसील से बताओ और जिस तैयारे से वो रवाना हो रहा है उसका नंबर और वक्त रवानगी भी। मैडम डेसी ने कहा तो ऑर्नर ने उसके मतलूबा तफसील बता दी। ओके, तुम अब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस की निगरानी करो, हमारे आदमी मैकमिलन को वहीं कार में ही कवर कर लेंगे। मैडम डेसी ने कहा। यस मैडम, ऑर्नर ने जवाब दिया और मैडम डेसी ने हाथ बढ़ाकर कॉरिडोर दबाया और फिर हाथ उठाने पर जब टोन आ गई तो उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस हेडक्वार्टर। राब्ता कायम होते ही एक नुस्वानी आवाज़ सुनाई दी। डेसी बोल रही हूँ, चौगर से बात कराओ। मैडम डेसी ने करख्त लहजे में कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से मौतबाना लहजे में जवाब दिया गया। चौगर बोल रहा हूँ मैडम। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मौतबाना था। चौगर, मेरी हदायत गौर से सुनो और इन पर फौरी अमल करो, मैडम डेसी ने कहा और फिर उसने मैकमिलन का हुलिया तफसील से बता दिया जो उसे ऑर्नर ने बताया था और साथ ही ब्रिस्बेन से कॉर्मन जाने वाले चार्टर्ड तैयारे का नंबर और देकर तफसीलात भी बता दी। ये आदमी मैकमिलन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का ब्रिस्बेन में फॉरेन एजेंट है। ये कॉर्मन से कोई खसूसी रेस हासिल करने गया है। ये रेस हासिल करके उसने वापस ब्रिस्बेन आना है ताकि यहाँ अपने किसी जदीद तरीन और खुफिया सेंटर में इन रेस की मदद से इमरान को ट्रेस करके उसे वहाँ से बरामद कर सके। लेकिन मैंने फ़ैसला किया है ये सारा काम हमारी अपनी निगरानी में हो ताकि हम खुद इस इमरान को ट्रेस करके हासिल कर सकें और इसके साथ ही जिस तंजीम के कब्ज़े में इमरान है वहाँ से फार्मूला भी हासिल कर सकें और इन लोगों को इबरतनाक सज़ा भी दी जा सके जिन्होंने मौत के जसीरे से इमरान को निकाल कर अपनी तहवील में लिया है और एक्रीमिया की अहम तरीन लेबॉर्ट्री तबाह करके वहाँ से फार्मूला भी हासिल कर लिया है। इसलिए तुम फ़ौरन कॉर्मन में अपने सेक्शन को हरकत में ले आओ, मैकमिलन को ट्रेस करो और जब वो रेस हासिल कर ले तो उसे अगवा करके यहाँ ब्रिस्बेन में अपने हेडक्वार्टर में मंगवाओ और फिर मुझे इतला दो। मैं सारा काम खुद अपनी निगरानी में मुकम्मल कराना चाहती हूँ, मैडम डेसी ने हदायत देते हुए कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से जॉकर ने कहा और मैडम डेसी ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि अब जॉकर की कॉल तकरीबन 17 या 18 घंटों बाद आएगी, इसलिए वो मुतमईन थी। फिर डेसी के अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 17 घंटों बाद जॉकर का फ़ोन आया। यस, क्या रिपोर्ट है? मैडम डेसी ने पूछा। आपके हुक्म की तामील हो गई है मैडम, मैकमिलन इन रेस समेत इस वक्त हेडक्वार्टर में मौजूद है, जॉकर ने जवाब दिया। किसी को इस बारे में मालूम तो नहीं हो सका? मैडम ने पूछा। नहीं मैडम, हमने हर तरह से ख्याल रखा है, जॉकर ने जवाब दिया। तुम ऐसा करो कि स्पेशल मशीन के ज़रिए उनका जहन टटोलो और इस सेंटर के बारे में मालूमात हासिल करो जहां ये रेस इस्तेमाल होती हैं। फिर इस सेंटर पर रेड करके इस पर कब्जा कर लो। इसके बाद मैकमिलन को वहां पहुंचा दो और मुझे भी इतला करो, मैडम डेसी ने मज़ीद हदायत देते हुए कहा। यस मैडम, दूसरी तरफ से कहा गया और मैडम डेसी ने एक बार फिर रिसीवर रख दिया और वो इस वक्त अपने बेडरूम में मौजूद थी। उसने कॉल वहीं रिसीव की थी। रिसीवर रखकर वो उठी और मुल्हिका ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गई क्योंकि उससे मालूम था कि जॉकर को उसने जो हदायत दी हैं उसकी तकमील में 1.5-2 घंटे से ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा और इस दौरान वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाना चाहती थी। फिर वाकई ही 2 घंटों बाद जॉकर की कॉल आ गई। यस, क्या रिपोर्ट है? मैडम डेसी ने पूछा। मैडम, आपके हुक्म की तामील कर दी गई है। साइंसी सेंटर पर इस वक्त हमारा कब्जा है और मैकमिलन भी वहाँ मौजूद है। मैं वहीं से आपको कॉल कर रहा हूँ, जॉगर ने जवाब देते हुए कहा। कहाँ है ये सेंटर? तफसील बताओ, मैडम डेसी ने पूछा तो जॉगर ने उसकी तफसील बता दी। ठीक है, मैं पहुंच रही हूं, मैडम डेसी ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया और फिर मेज़ पर ही रखा हुआ ट्रांसमीटर उठाकर उसने उस पर फ्रिक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी।
हेलो हेलो, डेसी कॉलिंग ओवर। डेसी ने फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करके ट्रांसमीटर ऑन करते हुए बार बार कॉल देना शुरू कर दी। ऑर्नल्ड अटेंडिंग यू मैडम, ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से ऑर्नल्ड की मौतबाना आवाज़ सुनाई दी। पाकिशिया सीक्रेट सर्विस की क्या पोजीशन है ऑर्नल्ड, ओवर। मैडम डेसी ने पूछा। वो लोग इसी रिहायशी कोठी में मौजूद हैं मैडम, ओवर। ऑर्नल्ड ने जवाब दिया। तुमने ख्याल रखना है कि उनकी भरपूर निगरानी होती रहे और मैं बाद में कॉल करूंगी, ओवर एंड ऑल, मैडम डेसी ने कहा और ट्रांसमीटर ऑफ करके वो कुर्सी से उठी और तेज तेज कदम उठाती कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो एक स्याह रंग की कार में बैठी एक मसरूफ सड़क पर आगे बढ़ती चली जा रही थी। ड्राइविंग सीट पर एक नौजवान था जबकि मैडम डेसी खुद उकबी सीट पर बैठी हुई थी। रात गहरी हो जाने के बावजूद सड़क पर उसी वक्त खासी ट्रैफिक मौजूद थी। थोड़ी देर बाद कार नवाई नौआबाद कॉलोनी में दाखिल हुई और थोड़ी देर बाद कार एक मुतवस्त दर्जे की कोठी के गेट पर जाकर रुक गई। जॉगर अंदर होगा, मैडम ने ड्राइवर से कहा और ड्राइवर ने अस्बात में सर हिला दिया और कार का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतरा और गेट की तरफ बढ़ गया। गेट पर किसी किस्म की कोई नेम प्लेट मौजूद न थी, अलबत्ता कोठी का नंबर नुमाया तौर पर लिखा हुआ था। ड्राइवर ने डोर फोन के साथ लगी हुई घंटी का बटन प्रेस किया। कौन है? एक भारी आवाज़ डोर फोन से सुनाई दी। मैं टॉनी हूँ, मैडम का ड्राइवर, जॉगर से बात कराएं, ड्राइवर ने जवाब दिया। जॉगर बोल रहा हूँ टॉनी, क्या मैडम आ गई हैं? जॉगर ने पूछा। यस, वो गेट पर कार में मौजूद हैं, ड्राइवर ने जवाब दिया। मैं फाटक खोल रहा हूँ, उन्हें अंदर ले आओ। जॉगर की आवाज़ सुनाई दी तो ड्राइवर तेज़ी से मुड़ा और दोबारा ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। चंद लम्हों बाद फाटक खुल गया और ड्राइवर ने कार आगे बढ़ा दी। पोर्च में स्याह रंग की एक कार पहले से मौजूद थी। उसके साथ ही एक लंबे कद और भारी जिस्म का आदमी भी खड़ा था। उसे मजीद पीछे हटकर 4 मशीन गनों से मुसल्ला अफराद खड़े हुए थे। ड्राइवर ने कार पोर्च में पहले से मौजूद कार के पीछे ले जाकर रोक दी तो मैडम डेसी दरवाज़ा खोलकर खुद ही नीचे उतर आई। कहाँ है वो सेंटर और मैकमेलन, जॉगर, मैडम ने इस लंबे कद और भारी जिस्म के आदमी से मुखातिब होकर कहा। नीचे तहखानों में सेंटर कायम किया गया है मैडम, और मैकमेलन भी वहीं मौजूद है, जॉगर ने मौतबाना लहजे में जवाब दिया। यहाँ कितने अफराद थे और उनकी क्या पोजीशन है? मैडम ने पूछा। हमने पहले यहाँ बेहोश कर देने वाली गैस फिराई थी, फिर इस पर कब्जा किया था। यहाँ 4 मुहाफिज थे, इसके अलावा नीचे सेंटर में काम करने वाले अफराद भी 4 थे, वो सब इस वक्त बेहोश हैं, जॉगर ने कहा। गुड, हो सकता है किसी की ज़रूरत पड़ जाए, चलो सेंटर में, मैडम ने कहा। आइए मैडम, जॉगर ने कहा और वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद मैडम जॉगर की रहनुमाई में एक वसी अरीस तहखाने में पहुंच गई, जहां दीवारों के साथ जदीद तरीन मशीनरी मौजूद थी। दरमियान में एक बड़ी सी मेज़ थी जिस पर एक मुस्ततील शक्ल की मशीन मौजूद थी। दीवारों के साथ नस्ब मशीनों की तादाद 3 थी, जबकि हर मशीन के सामने एक एक ऊंचा स्टूल भी रखा हुआ था। मुस्ततील मशीन वाली मेज़ के सामने एक बड़ी सी रिवॉल्विंग कुर्सी भी मौजूद थी। एक तरफ 9 अफराद फर्श पर बेहोश पड़े थे। इनमें से मैकमेलन ये है, मैडम ने एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहा, क्योंकि उसे उसका हुलिया मालूम था। क्या नाम है तुम्हारा? मैडम डेसी ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। सॉम, मेरा नाम सॉम है, इस आदमी ने खौफजदा से लहजे में कहा। तुम इस सेंटर के इंचार्ज हो? मैडम ने पूछा। हाँ, मैं इंचार्ज हूँ, मगर सॉम ने कुछ कहना चाहा। अब अगर तुम्हारे मुंह से मगर या उससे मिलता जुलता हुआ लफ्ज़ निकला तो गर्दन तुड़वा दूंगी, समझे? अगर ज़िंदगी चाहते हो तो जो मैं पूछूं उसका जवाब दो और जो मैं कहूँ उस पर अमल करो, मैडम डेसी ने इंतहाई करख्त लहजे में कहा। यस यस मैडम, सॉम ने वो ज़्यादा खौफज़दा होते हुए कहा, और जाहिर है वो सिर्फ टेक्नीशियन था, सीक्रेट एजेंट ना था, इसलिए उसकी हालत पूरी तरह तबाह दिखाई दे रही थी। मैकमेलन कॉर्बन गया था ताकि वहां से कोई खसूसी रेस हासिल करके इस सेंटर से पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाले एक आदमी अली इमरान को ट्रेस कर सके। क्या उसने तुम्हें ब्रीफ किया था? मैडम डीसी ने पूछा। अलेक्जेंडर मैकमेलन? नहीं मैडम, वो तो मुझे मिला ही नहीं, सामने जवाब दिया। वो देखो, वो बेहोश पड़ा हुआ है, मैडम डीसी ने कहा तो सामने गर्दन मोड़कर देखा और उसके चेहरे पर मजीद खौफ के तासुरात उभर आए। अब तुम बताओ कि तुम इस इमरान को ट्रेस करने में हमारे साथ ताउन करते हो या तुम्हें गोली मारकर हम ये काम किसी और से करा लें, मैडम डीसी ने कहा। लेकिन मैडम, मैं तो किसी अली इमरान को जानता भी नहीं, मुझे तो इस सेंटर का इंचार्ज बने हुए अभी 4 माह हुए हैं, मुझसे पहले
गिरी यहाँ के इंचार्ज था, वो एक्सीडेंट में हलाक हो गया तो मैं यहाँ आ गया। सॉम ने कहा। मैकीमेलन को होश में ले आओ जॉगर, लेकिन ख्याल रखना कि वो कोई गलत हरकत ना करे, मैडम डेसी ने जॉगर से कहा। यस मैडम, जॉगर ने कहा और आगे बढ़कर उसने जेब से एक डब्बा निकाला और डब्बे का ढक्कन हटाकर उसने उसके अंदर से महलूल भरी हुई एक सुरंज निकाली और फिर सुरंज की मोटी सुई पर मौजूद कैप हटाकर उसने झुककर सुई फर्श पर बेहोश पड़े हुए मैकीमेलन के बाजू में घोंप दी और थोड़ा सा महलूल इंजेक्ट करके उसने सुई वापस खींची और उस पर कैप चढ़ाकर उसने उसे दोबारा डब्बे में रख दिया और डब्बे का ढक्कन बंद करके उसने डब्बा वापस जेब में रख लिया। इतनी देर में मैकीमेलन के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने लगे। उसे उठाकर खड़ा कर दो, मैडम डेसी ने कहा तो जॉगर ने आगे बढ़कर सॉम की तरह उसका बाजू पकड़कर उसे एक झटके से खड़ा कर दिया। मैकीमेलन मुंदी मुंदी आंखों से इधर उधर देख रहा था। मुझे पहचानते हो मैकीमेलन, मैडम डेसी ने कहा तो मैकीमेलन ने चौंक कर मैडम डेसी की तरफ देखा और फिर उसके चेहरे पर हैरत के तासुरात फैलते चले गए। तुम मैडम डेसी हो शायद, मैकीमेलन के लहजे में हैरत थी। हाँ, मैं मैडम डेसी हूँ। इस वक्त तुम्हारा इस सेंटर पर मेरा कब्जा है और मेरे आदमियों ने तुम्हें कॉर्मन से अगवा किया है। तुम इमरान को ट्रेस करने के लिए कॉर्मन से स्पेशल रेस लेने गए थे। तुम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस इमरान को खुद बरामद करूँ और जिन लोगों ने उसे एक्रीमिया के जजीरे से निकाला है उन्हें इबरत का निशान बना दूँ। अगर तुम मेरे साथ ताउन का वादा करोगे तो तुम्हें और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के आदमियों को कुछ नहीं कहूँगी, वरना वो जिस कोठी में मौजूद हैं इसके गिर्द मेरे आदमियों का घेरा है और एक लम्हे में वो इस कोठी को मिसाइलों से तबाह कर सकते हैं, मैडम डेसी ने कहा। इमरान कौन है, मैकीमेलन ने हैरान होकर कहा तो मैडम डेसी मुस्कुरा दी। प्रिंस ऑफ ढम का दूसरा नाम इमरान है, मैडम डेसी ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें ये सब कुछ कैसे मालूम हो गया, मैकीमेलन ने इस बार कदरे स्पाट लहजे में कहा। और आप सहनी तौर पर पूरी तरह समझ चुका था। जब तुम मुझे जानते हो तो तुम्हें ये सवाल नहीं करना चाहिए था। मैंने पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के इरकान को कवर इसलिए किया था ताकि उनके जरिए इमरान तक पहुंच सकूं। मुझे इमरान चाहिए ताकि मैं इस तंजीम से इंतकाम ले सकूं जिसने इमरान को एक्रीमिया की तहवील से निकाला है, मैडम डेसी ने कहा। इमरान को बरामद करके तुम क्या करोगी, क्या उसे हलाक कर दोगी, मैकीमेलन ने कहा। नहीं, हमें उससे क्या फ़ायदा होगा। मार्शल ने उसे सिर्फ इसलिए कैद कर रखा था कि शायद फार्मूले पर काम के दौरान उससे काम लेने की ज़रूरत पड़े, लेकिन ये मार्शल की सोच थी, मेरी नहीं। मैं इमरान को अच्छी तरह जानती हूँ और ये भी मुझे मालूम है कि पहले भी इमरान ने VIP और दूसरी तंजीम को साइंसी उलझन का हल खुद ही बता दिया था। इसका मतलब है कि इमरान को इस फार्मूले से कोई दिलचस्पी नहीं। अगर उसे दिलचस्पी होती तो फिर ये दोनों तंजीमें भी इससे इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ ना करा सकती। इसलिए इमरान को रोकने का कोई जवाब नहीं है। मुझे यकीन है कि अगर कभी उसकी ज़रूरत पड़ी तो इमरान रज़ाकाराना तौर पर भी ये काम करेगा, मैडम डेसी ने कहा। क्या ऐसा मुमकिन है कि इमरान के ट्रेस हो जाने पर हम पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अराकीन को इसकी इत्तला दें, मैकीमेलन ने कहा। नहीं, मैं इमरान को खुद बरामद करूंगी, फिर उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगी। इसके बाद तुम उसे इसके साथियों के साथ मिला देना। मुझे इन लोगों को सज़ा देनी है और फार्मूला हासिल करना है और बस, मैडम डेसी ने जवाब दिया। ओके, ठीक है, मैकीमेलन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा और फिर वो स्टूल पर बैठे हुए सॉम की तरफ मुतवज्जा हो गया। सॉम, हमने प्रिंस ऑफ ढम को स्पेशल X01 से ट्रेस करना है। प्रिंस ऑफ ढम का कंप्यूटर ग्राफिक फोटोग्राफिक स्टोर में मौजूद है। इसका नंबर 11 है, मैकीमेलन ने सॉम से मुखातिब होकर कहा। मेरे साथियों को भी होश में ले आओ ताकि काम किया जा सके। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, सॉम ने कहा। उसके साथियों को होश में ले आओ और तुम पूरी तरह होशियार रहना। अगर तुम्हें मामूली सा भी शुबा होए या कोई गलत हरकत कर रहे हो तो मेरी इजाज़त के बगैर उन्हें गोलियों से उड़ा देना, मैडम डेसी ने कुर्सी से उठकर खड़े होते हुए कहा। यस मैडम, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं, जॉगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। नहीं, मेरे लिए किसी और कमरे से कुर्सी ले आओ। मैंने ये कुर्सी इसलिए छोड़ी है कि साम इत्मीनान से काम कर सके। अब जबकि ये हमारे साथ ताउन कर रहे हैं तो इन्हें इत्मीनान से काम करने का मौका मिलना चाहिए, मैडम डेसी ने जवाब देते हुए कहा। यस मैडम, जॉगर ने कहा और फिर उसने अपने एक साथी को कुर्सी लाने को कहा और ख़ुद वो बेहोश पड़े हुए अफराद की तरफ बढ़ गया। उसने जेब से शीशी निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने बारी बारी बेहोश पड़े हुए अफराद की नाक से लगाना शुरू कर दी। फिर उसने ढक्कन बंद करके शीशी जेब में डाली और एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। मैडम के लिए इस दौरान कुर्सी लाई जा चुकी थी और मैडम इस पर बैठ गई थी।
मैं स्टोर से प्रिंस का कंप्यूटर ग्राफिक फोटोग्राफ ले आऊं। सामने मैडम की तरफ देखते हुए इजाज़त तलब लहजे में कहा, जॉगर तुम साथ जाओ। मैडम ने जॉगर से कहा और जॉगर ने अस्बात में सर हिला दिया और फिर वो साम के साथ चलता हुआ एक दीवार में बने हुए दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मैकमिलन खामोश खड़ा हुआ था। थोड़ी देर बाद साम और जॉगर वापस आए। साम के हाथ में एक पेट किट था। 1-1 है ना ये? मैकमिलन ने साम से पूछा। यस सर, ये देखें। साम ने पैकेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, जिस पर 1-1 के हिंट से लिखे हुए साफ पढ़े जा रहे थे। ठीक है, लेकिन उसकी हमारे पास एक कॉपी है, इसलिए ख्याल रखना ऐसा ना हो कि ये ज़ाया हो जाए, इसलिए उसे एहतियातन 3x के साथ इस्तेमाल करना। मैकमिलन ने कहा। यस सर, मैं ख्याल रखूँगा, साम ने जवाब दिया। मैडम जो स्पेशल रेस ले आया था वो कहाँ है? मैकमिलन ने मैडम की तरफ मुड़ते हुए कहा और जॉगर ने जेब से एक सफ़ेद रंग का धात का बड़ा सा डब्बा निकालकर मैकमिलन की तरफ बढ़ा दिया। ये साम को दे दो, मैकमिलन ने कहा तो जॉगर ने डब्बा सॉम की तरफ बढ़ा दिया और सॉम डब्बा लिए एक मशीन की तरफ बढ़ गया। मैडम डीसी को मालूम तो होगा कि प्रिंस ऑफ डम को बरामद फौरी करना पड़ेगा ताकि उसका बर वक्त इलाज किया जा सके, वरना वो हलाक हो सकते हैं। मैकमिलन ने कहा, तुम फिक्र ना करो, मुझे सब मालूम है। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे चीफ के दरमियान होने वाली तमाम गुफ्तगू सुन रखी है, लेकिन तुम इमरान का इलाज कहाँ कराओगे? मैडम ने कहा, उन्हें फौरी तौर पर किसी अस्पताल पहुँचाना पड़ेगा और एंटी रेस इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। उनका पैकेट भी इन रेस के साथ ही ले आया था। मैकमिलन ने कहा, हाँ वो पैकेट भी मौजूद है। जॉगर ने कहा और जेब से गत्ते का बना हुआ एक पैकेट निकाल लिया। अभी उसे अपने पास रखो, जब इमरान बरामद होगा तो इस वक्त ये उसे देना, मैडम ने जॉगर से कहा तो जॉगर ने अस्बात में सर हिलाते हुए पैकेट वापस जेब में डाल लिया। अब मशीनें ऑन हो चुकी थी और मैडम इन मशीनों की तरफ मुतवज्जा हो गई। मेज़ पर रखी हुई मुस्ततील मशीन के दरमियान बनी हुई स्क्रीन पर बर्सपेन और इसके गिरदो नवाह का तफसीली नक्शा नज़र आ रहा था और साम इस मशीन के साथ बैठा हुआ मुसलसल मशीन के मुख्तलिफ बटन ऑन करने में मसरूफ़ था। स्विच ऑन करो बॉस, एक मशीन के सामने खड़े हुए आदमी ने मुड़कर साम से कहा। हाँ, साम ने जवाब दिया और फिर इस मशीन से तेज़ गूंज की आवाज़ निकली जिसके सामने खड़े हुए आदमी ने साम से बात की थी। फिर बारी बारी बाकी मशीनों से भी गूंज की आवाज़ निकली। इस लम्हे साम वाली मशीन की स्क्रीन पर एक जगह सुर्ख रंग का रोशनी का नुक्ता तेज़ी से जलने बुझने लगा। ये यहाँ मौजूद है प्रिंस, ये पेगास कस्बे में वाक़या मिडलैंड पेंसिल फैक्ट्री के नीचे तहखाने में, साम ने इंतहाई जज्बाती अंदाज में ऊंची आवाज़ में बोलते हुए कहा और मैडम डेसी उठकर तेज़ी से मशीन के करीब पहुंच गई। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, ये वाकई पेगास कस्बे में वाक़या मिडलैंड पेंसिल फैक्ट्री का एरिया है, लेकिन तुमने तहखाने का अंदाज़ा कैसे लगाया? मैडम ने पूछा। मैडम सुर्ख नुक्ते के गिर्द स्याह रंग का हाशिया नज़र आ रहा है। ये इस बात की निशानदही करता है कि टारगेट ज़मीन की सतह से नीचे है। अगर ये हाशिया ना होता तो इसका मतलब होता कि टारगेट ज़मीन की सतह से ऊपर मौजूद है और ज़मीन की सतह के नीचे ज़ाहिर है तहखाने ही हो सकते हैं। साम ने जवाब दिया। गुड, ओके, मैडम ने कहा और पीछे हट गई और साम ने मशीन ऑफ करने का हुक्म दे दिया और फिर तहखाने में गूंजने वाली आवाज़ें यकलख्त बंद हो गई। मैडम ने जेब से एक छोटा सा रिमोट कंट्रोल नुमा आला निकाला और उसका एक बटन प्रेस कर दिया। हेलो, डेसी कॉलिंग, ओवर। डेसी ने तेज़ लहजे में कहा। फ्लिप अटेंडिंग यू मैडम, ओवर। इस आले से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा मौतबाना था। फ्लिप, क्या तुम और तुम्हारा ग्रुप हर लिहाज से मिशन के लिए तैयार हैं? ओवर, मैडम डेसी ने तेज़ लहजे में कहा। यस मैडम, हम आपकी तरफ से कॉल क्या शिद्दत से मुंतज़िर थे। ओवर, फ्लिप ने जवाब देते हुए कहा। तो सुनो, इमरान इस वक्त बर्सपेन के नवाही कस्बे पेगास में वाक़या मिडलैंड पेंसिल फैक्ट्री में बने हुए तहखाने में मौजूद है, तो वहाँ रेड करो और इमरान को वहाँ से बरामद करो। ये जगह जिस तंजीम की है उसके जितने भी आदमी वहाँ मौजूद हों उनमें से सिर्फ एक को ज़िंदा रखो और बाकी सबको हलाक कर दो। मैं खुद वहाँ पहुँच रही हूँ, लेकिन तुमने मेरा इंतज़ार नहीं करना। मेरे पहुँचने से पहले तुमने वहाँ मिशन मुकम्मल कर लेना है। ओवर, मैडम ने कहा। यस मैडम, ओवर, फ्लिप ने कहा तो मैडम ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। जॉगर मैकमिलन मेरे साथ जाएगा, तुम लोग इस वक्त तक यहीं रहोगे जब तक मैं तुम्हें कॉल ना करूं, मैडम ने जॉगर से मुखातिब होते हुए कहा। यस मैडम, जॉगर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा। ओ मैकमिलन, मैडम ने कहा और तेज़ी से बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। मैकमिलन खामोशी से इसके पीछे चलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ गया।
थोड़ी देर बाद वो पोर्च में पहुंच गए। वहां 2 मुसल्ला अफराद मौजूद थे। सॉरी मैकेलन, मैंने अपना इरादा बदल दिया, मैडम ने यखलख्त मुड़ते हुए कहा और उसके साथ ही उसके हाथ में नजर आने वाले पिस्टल से शोला सा निकला और मैकेलन चीखता हुआ अच्छी करप्शन की बल फर्श पर गिरा और बुरी तरह तड़पने लगा। लेकिन वो ज़्यादा देर तड़प भी ना सका। दिल के अंदर उतर जाने वाली खामोश गोली ने चंद लम्हों में ही उसे मौत की वादी में धकेल दिया। थोड़ी देर बाद जॉगर ने अपने 4 मुसल्ला साथियों के साथ पोर्च में आ गया। सब खत्म हो गए। मैडम ने जॉगर से मुखातिब होकर कहा, यस मैडम, आपके हुक्म की तामील हो गई है। जॉगर ने मौतबाना लहजे में कहा, मशीनरी तबाह करती है या नहीं? मैडम ने पूछा। यस मैडम, मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गई। मैं आपके कोड अच्छी तरह समझता हूँ मैडम, जॉगर ने मौतबाना लहजे में कहा। ओके, अब चलो, हमने इस पैगास चलना है, जल्दी करो। मैडम ने अपनी कार का दरवाज़ा खोलकर ऊपरी सीट पर बैठते हुए कहा और जॉगर ने अपने साथियों को हदायत देनी शुरू कर दी। ब्लाशर जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, जोसेफ और जवाना दोनों उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हुए। वो दोनों अभी रूस वैली से सीधे ब्लाशर की रहायशगाह पर पहुंचे थे। ब्लाशर के चेहरे पर हैरत के तासुरात मौजूद थे। खैरियत तो है? इस तरह तुम्हारी अचानक आमद? ब्लाशर ने रस्मी सलाम दुआ के बाद हैरत भरे लहजे में कहा, तुमने मास्टर को खोज लगाया है या नहीं? जवाना ने कहा, मेरे आदमी हर तरफ काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक तो किसी तरफ से कोई इतला नहीं मिली। ब्लाशर ने कहा, यहाँ कोई तंजीम ब्लैक शैडो नाम की भी है? जवाना ने कहा तो ब्लाशर पे इख्तियार उछल पड़ा। हाँ है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम हुआ? ब्लाशर के चेहरे पर मजीद हैरत के तासुरात नमूदार हो गए थे। क्या सुसन नाम की कोई औरत भी ब्लैक शैडो से मुतल्लिक है? जवाना ने कहा तो ब्लाशर इस तरह जवाना को देखने लगा जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि ये बात जवाना ने की है। हाँ है, उसकी सेकंड चीफ है। इंतहाई ख़तरनाक औरत है, लेकिन ये तो इंतहाई खुफिया बावसाइल और ताकतवर तंजीम है। तुम इसके बारे में ये सब कुछ कहाँ से मालूम हुआ? ब्लाशर ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मास्टर इस वक्त ब्लैक शैडो की तहवील में है और सुसन नामी औरत इस जगह की इंचार्ज है और ये जगह भी परस्पेन के नवाह में है। अब बताओ कि ब्लैक शैडो का अड्डा कहाँ है? जवाना ने कहा, कैसे मालूम हुआ ये सब कुछ? मुझे तो बताओ। ब्लैक शैडो ने तो कभी ऐसे मामलात में हाथ नहीं डाला। ब्लाशर ने कहा, तुम फिलहाल इस बात को रहने दो, तुम्हें इस बात पर यकीन ही नहीं आएगा। मुख्तसर तौर पर यह बता देता हूँ कि जोसेफ में कुछ पुरअसरार सलाहियतें हैं और उसने अपनी इन्हीं सलाहियतों से काम लेते हुए मास्टर को खोज निकाला है, वरना हमें तो ना ही ब्लैक शैडो का इल्म था और ना सुसन का। जवाना ने जवाब दिया, मुझे मालूम करना होगा कि सुसन इस वक्त कहाँ है। ब्लाशर ने कहा और सामने पड़े हुए फ़ोन का रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, 3 स्टार होटल। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी, असिस्टेंट मैनेजर रोशन से मेरी बात कराओ, मैं ब्लाशर बोल रहा हूँ। ब्लाशर ने कहा, होल्ड ऑन करें। दूसरी तरफ से कहा गया, हेलो, रोशन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, मैं ब्लाशर बोल रहा हूँ रोशन, क्या ये फ़ोन महफूज है? ब्लाशर ने कहा, ओ नहीं, तुम 5 मिनट बाद 11:00 पर रिंग करना। दूसरी तरफ से कहा गया और ब्लाशर ने कुछ कहे बगैर रिसीवर रख दिया। जवाना और जोसेफ खामोश बैठे रहे। फिर 5 मिनट बाद ब्लाशर ने एक बार फिर रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, राब्ता कायम होते ही रोशन की आवाज़ सुनाई दी, ब्लाशर बोल रहा हूँ। ब्लाशर ने कहा, हाँ, अब इत्मीनान से बात करो, क्या बात है, कैसे कॉल की? दूसरी तरफ से कहा गया, तुम्हारे लिए काम है, भारी रकम मिल सकती है, लेकिन मालूमात फ़ौरन और हतमी चाहिए। ब्लाशर ने कहा, अच्छा शुक्रिया, मुझे वैसे भी इन दिनों भारी रकम की अशद ज़रूरत है। रोशन की आवाज़ सुनाई दी। चूँकि ब्लाशर ने नंबर डायल करने के बाद फ़ोन पीस के लाउटर का बटन ऑन कर दिया था, इसलिए दूसरी तरफ से आने वाली आवाज़ जवाना और जोसेफ भी बखूबी सुन रहे थे। ब्लैक शैडो के असिस्टेंट चीफ सुसन इस वक्त कहाँ मौजूद है? ब्लाशर ने कहा, ओह, ये तो मेरी अपनी तंजीम की बात हुई। रोशन ने चौंक कर कहा, इसलिए तो भारी रकम की बात की है मैंने। ब्लाशर ने जवाब दिया, कितनी रकम दोगे? रोशन ने कहा, $10,000, लेकिन मालूमात फौरी और हतमी चाहिए। ब्लाशर ने जवाब दिया, नहीं, ये रकम कम है। अगर तंजीम को इल्म हो गया तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। तुम जानते हो कि हमारी तंजीम के असूल किस कदर सख्त हैं। $50,000 दो तो ठीक है, वरना सॉरी। रोशन ने कहा, ओ नहीं, इतनी रकम नहीं मिल सकती, $15,000 मिल जाएंगे, ये आखिरी बात है, वरना तुम जानते हो और भी ज़राए हैं जहाँ से बहुत कम रकम में मालूमात मिल सकती हैं। ब्लाशर ने बाकायदा सौदेबाजी करते हुए कहा।
share, press the bell icon.